अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आईबीएस एक बहुत आम मसला है जो तकरीबन 10 से 20% लोगों को होता है। अगर आप आईबीएस की अलामात और इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस है क्या। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस एक बड़ी आंत की बीमारी है। हमारी बड़ी आंत में मसल्स होती हैं जो हाजमे के अमल के दौरान हमारी ग़िज़ा को आगे की तरफ धकेलती हैं। आम तौर पे हमें हमारी आंतों की हरकत का एहसास भी नहीं होता, लेकिन आईबीएस में हमारी बड़ी आंत की मसल्स बहुत ओवर एक्टिव होती हैं और हमारी बड़ी आंत में इतना ज़्यादा दबाव पैदा करने लगती हैं कि हमें इन मसल्स की एक्टिविटी की वजह से अलामात होने लगती हैं। तो आईबीएस की क्या अलामात होती हैं? आईबीएस की सबसे आम अलामत है पेट में मरोड़ या पेट में दर्द महसूस होना। ये दर्द खाने के बाद ज़्यादा होता है और पखाना करने के बाद इस दर्द में आराम आता है। इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट्स पेट में गैस बनने की शिकायत करते हैं और अक्सर उन्हें अपना पेट सूजा हुआ और फूला हुआ महसूस होता है। आईबीएस में लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी बहुत आम है। लूज मोशन में पखाना पानी की तरह पतला हो जाता है और फौरी पखाना करने की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ पेशेंट्स में लूज मोशन के बजाय कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन में पखाना सख्त हो जाता है, पखाना करते वक्त जोर लगाना पड़ता है और पखाना करने के बावजूद उसकी हाजत पूरी नहीं होती। बास पेशेंट्स को कुछ अरसे के लिए लूज मोशन होते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और फिर दोबारा लूज मोशन हो जाते हैं और इस तरह लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की एक साइकिल सी बन जाती है। इस सब के अलावा आईबीएस में पखाने के रास्ते से म्यूकस भी आ सकता है। पखाने के रास्ते से ज्यादा हवा का खारिज होना भी काफी आम शिकायत है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है। इसकी अलामात जिंदगी भर आती जाती रहती हैं। कभी तो इसकी अलामात कुछ दिनों में खुद बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार इसकी अलामात कई हफ्ते या कई महीनों तक रहती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आईबीएस की अलामात में ज्यादा शिद्दत पैदा करते हैं। इनको आईबीएस ट्रिगर्स कहते हैं। आईबीएस ट्रिगर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट की डाइट में कोई ऐसी चीज शामिल होती है जो आईबीएस में शिद्दत पैदा करती है। इसके अलावा ज़हनी परेशानी होना, कुछ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करना और फीमेल पेशेंट्स में पीरियड्स के दिनों में आईबीएस की अलामात बिगड़ सकती हैं। तो आईबीएस डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर आपको शक है कि आपको आईबीएस हो सकता है तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आईबीएस को डायग्नोज करने के लिए कोई खास किस्म का टेस्ट नहीं होता। इस बीमारी को इसकी अलामात से पहचाना जाता है। अक्सर डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करते हैं ताकि दूसरी बीमारियां जिनकी अलामात आईबीएस से मिलती जुलती हैं उनको रूल आउट किया जा सके। तो आईबीएस का इलाज कैसे किया जाता है? पहले तो ये समझना जरूरी है कि आईबीएस एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसको मुस्तकिल तौर पे ख़त्म नहीं करा जा सकता, लेकिन इसकी अलामात को कंट्रोल में रखने के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जिनमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशंस और साइकोलॉजिकल थेरेपी शामिल हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है वो आदतें इख्तियार करना जो आईबीएस की अलामात पे काबू पाने में मददगार होती हैं। पहले तो आप एक फूड डायरी रख सकते हैं जिसमें आप नोट करें कि जब भी आपको आईबीएस की अलामात शुरू होती हैं उससे पहले आपने क्या चीज़ें खाई थी। एक महीने तक ऐसा करने से आप खुद शनाख्त कर पाएंगे कि आप में आईबीएस की अलामात किस चीज़ से ट्रिगर होती हैं और फिर उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि घर में ताज़ा इंग्रेडिएंट से पका हुआ खाना खाएं और बाहर का खाना कम से कम खाएं। ज़्यादा मसालेदार और चिकनाई वाले खाने भी अवॉइड करें। खाना खाते वक्त जल्दी ना करें और खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। दिन में 3 कप से ज्यादा चाय और कॉफी ना पिएं। कुछ पेशेंट्स में प्रोबायोटिक योगर्ट्स लेने से आईबीएस की अलामात में बेहतरी आती है। इन प्रोबायोटिक योगर्ट्स में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों की अंदर की एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हैं। आप भी 1 महीने के लिए प्रोबायोटिक योगर्ट्स ट्राई करके देख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आईबीएस की अलामात में बेहतरी आ सकती है। आईबीएस के पेशेंट्स के लिए अपने मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी होता है।
IBS पेशेंट्स को अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने के तरीके इख्तियार करने चाहिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना या अपने करीबी लोगों से अपनी परेशानियां शेयर करना। IBS के इलाज के लिए एक खास किस्म की डाइट होती है जिसको लो फॉडमैप डाइट कहते हैं। आप किसी डाइटिशियन से मशवरा करके इस डाइट प्लान पे अमल कर सकते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट है जिसमें आपको कुछ अरसे के लिए काफी सारी ऐसी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो आसानी से हजम नहीं होती और जिनको खाने से आम तौर पे IBS के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। फिर जब एक दफा सिम्टम्स काबू में आ जाएं तो एक एक करके छोड़ी हुई चीजें दोबारा से डाइट में शामिल की जाती हैं और इस तरह पहचानने की कोशिश की जाती है कि आपके सिम्टम्स किस चीज को खाने से दोबारा से ट्रिगर होते हैं। फिर आप ऐसी चीजों को अपनी डाइट से हमेशा के लिए निकाल कर IBS में बेहतरी ला सकते हैं। तो IBS के इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? पहली टाइप की मेडिकेशन है एंटी स्पैस्मोडिक्स, जैसे कि मेबेवरीन या पेपरमिंट ऑयल। ये मेडिकेशंस हमारी बड़ी आंत की मसल्स को रिलैक्स करती हैं और IBS की वजह से होने वाले पेट में दर्द में बेहतरी लाती हैं। अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करने से और लैक्सेटिव मेडिकेशन लेने से कॉन्स्टिपेशन में बेहतरी आती है। अगर कॉन्स्टिपेशन के बजाय मरीज को ज्यादातर डायरिया की शिकायत रहती है तो एंटी डायरियल मेडिकेशन जैसे कि लोपेरामाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में IBS पे काबू पाने के लिए एमिट्रिप्टिलिन जैसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर IBS की अलामात में लाइफस्टाइल चेंजेस करने से और मेडिकेशंस के इस्तेमाल से बेहतरी ना आए तो साइकोलॉजिकल थेरेपी भी एक ऑप्शन है। साइकोलॉजिकल थेरेपी खास तौर पे उन पेशेंट्स में ज्यादा मददगार होती है जिनकी अलामात ज़हनी परेशानी या स्ट्रेस से ट्रिगर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो IBS के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में IBS को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।